हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग करीब 56 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें करीब हम लोग 56 क्वेश्चन करने के बाद आज 57 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। कौन से बुक से कर रहे हैं वो आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 57 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, विथ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन। कल मैं बताया था ऐसे ही कुछ, जिसमें मैं बोला था कि कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का, v डिवाइडेड बाई एस इंटू 1000 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1000 कब लिखना पड़ता है, जब आपका नीचे में जो स्पेसिंग दिया हुआ है एस मतलब स्पेसिंग, उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, c इंटू एस इज इक्वल्स टू वी। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा या वेलोसिटी बढ़ेगी, आपकी स्पेसिंग भी बढ़ेगी गाड़ी के बीच की और कैपेसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन मैं एक चीज़ बोला था कि स्पेसिंग तो बढ़ेगी लेकिन कैपेसिटी क्या होता है कि फर्स्ट इंक्रीज़ होगी और उसके बाद जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाएगी तो डिक्रीज़ भी होगी। ठीक है, वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ। तो वही क्वेश्चन है आपका 57 नंबर में, क्या पूछ रहा है, विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें क्या लिखा है, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू एट ऑप्टिमम स्पीड। ओके, उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है आपको कि इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट PCU बताना है आपको, पैसेंजर कार यूनिट एज पर दी IRC। ठीक है, तो कार के लिए या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेम्पो के लिए या फिर ऑटो के लिए। ऑटो टेम्पो ये सब क्या होता है, 3 व्हीलर होता है, कार क्या होता है 4 व्हीलर होता है। तो ये सब का जो PCU यानी कि पैसेंजर कार यूनिट जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, पता होगा। उसके बाद बस ट्रक वगैरह का 3 होता है। और उसके बाद फिर 0.5 हम लोग किसका लेते हैं, तो 2 व्हीलर हो गया, साइकिल हो गया, तो इसका 0.5 लेते हैं। 1.5 किसका लेते हैं, साइकिल रिक्शा का 1.5 लेते हैं। 4 किसका लेते हैं, तो हॉर्स ड्रॉन व्हीकल जो होता है आपका, हॉर्स मतलब घोड़ा गाड़ी, हॉर्स ड्रिवन व्हीकल। और उसके अलावा आपका 6 किसका लेते हैं, तो ब्लॉक कार्ट जो होता है, स्मॉल ब्लॉक कार्ट का 6 लेते हैं, लार्ज ब्लॉक कार्ट का 8 लेते हैं। बैला गाड़ी, ठीक है ना, बैलगाड़ी, आगे समझ में। और बस यही था और क्या। और उसके अलावा जो अभी के समय में आपको नहीं देखने को मिलता होगा, ह्यूमन कार्ड बोल सकते हो। ह्यूमन कार्ड मतलब जैसे कि बैलगाड़ी होता है ना, वैसे ही पहले ह्यूमन क्या करता था, अपने मेन पावर से ले जाता था खींच के गाड़ी को। तो उसका भी अगर पूछेगा तो 6 लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। कार के लिए पूछ रहा था, तो कार के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल आर 18 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, है ना। क्या दिया है, 18 क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, और लेंथ ऑफ द व्हीकल कितना है, 6 मीटर है। देन द theoretical मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अपने को बताना है। कैपेसिटी बताना है क्या, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1000 V/S, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, V की जगह में कितना रखूँगा, मैं 10 मीटर पर सेकेंड रखूँगा क्या। लेकिन आंसर में देखोगे ऑप्शन में, तो क्या किस में निकालना है, यूनिट देख लेना, पर आर में निकालना है। और अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो मीटर पर सेकेंड को मीटर पर आर में चेंज कर दूंगा, तो 3600 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और डिवाइडेड बाई में एस की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, बताओ एस की वैल्यू मैं क्या रखूँगा। तो ये 18 जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, और प्लस 6 करूँगा। ठीक है, तो यही आपका क्या आएगा, स्पेसिंग आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं 24 पुट कर दूंगा और 1000 पहले से है, इसको बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है 6 से कट जाएगा और उसके बाद फिर आंसर कितना आएगा, 1500 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1500 व्हीकल पर आवर, मतलब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं समझ में, बस फार्मूला में पुट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। एस का वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखना, एस का वैल्यू निकालने के लिए जो आपका 18 मीटर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस था उसको जोड़ना पड़ेगा जो भी व्हीकल का लेंथ है उससे। ठीक,
उसके बाद फिर 60 नंबर का क्वेश्चन, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन सिटीज शुड बी बेस्ड ऑन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते थे हम लोग, ठीक है। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो स्टडी है वो उससे हम लोग क्या क्या डिटरमाइन करते थे, किस लिए होता था वो स्टडी। तो हम लोग बोलते थे कि न्यू हाईवे फैसिलिटीज़ डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको फिर से रिन्यूअल फैसिलिटी उसमें लाने के लिए, ठीक है ना, रिन्यूअल करने के लिए हम लोग ओरिजिन डेस्टिनेशन डाटा का ही यूज़ करते थे। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो मेथड है, बहुत सारे मेथड होते थे, मतलब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन निकालने के बहुत सारे मेथड होते थे, ये डाटा डिटरमाइन करने के। कौन कौन से मेथड होते थे तो हम लोग पीछे पढ़े थे क्या, लाइसेंस प्लेट मेथड, पोस्ट ऑन कार, रिटर्निंग पोस्ट कार्ड मेथड, है ना, और बहुत सारे मेथड होते थे, तो वही सब है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, आपको बोला है कि साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मास ट्रांजिट फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ शुड बी बेस्ड ऑन। तो मास ट्रांजिट फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ पता करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा का ही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग 61 क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। द डायग्राम विच शोज द ऑल इम्पॉर्टेंट फिजिकल कंडीशंस ऑफ एन एक्सीडेंट लोकेशन लाइक रोडवे लिमिट्स, ब्रिजेस, ट्रीज एंड ऑल डिटेल्स ऑफ रोडवे कंडीशन इज नोन एज। देखो कल इसको पढ़े थे हम लोग, दो प्रकार का डायग्राम होता है, कंडीशन डायग्राम एंड कोलिजन डायग्राम। मैं बोला था कि कोलिजन डायग्राम का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, जब अपने को अप्रॉक्सीमेट डाटा पता करना है, ठीक है ना। एक्सीडेंट जो हो जा रहा है उसका अपने को अप्रॉक्सीमेट स्टडी करना है तो कोलिजन डायग्राम से करोगे, और डिटेल में जब स्टडी करना है तो कंडीशन डायग्राम से करोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटेल स्टडी कर रहा है तो कौन सा डायग्राम का यूज़ करोगे, सी, मतलब कंडीशन डायग्राम का यूज़ करोगे। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लो। द डायग्राम विच शोज ऑल इंपॉर्टेंट फिजिकल कंडीशंस ऑफ एन एक्सीडेंट लोकेशन लाइक रोडवे लिमिट्स, ब्रिजेस, ट्रीज, ऑल डिटेल ऑफ रोडवे कंडीशंस, ठीक है। मतलब कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उससे दूरी में क्या क्या चीज़ है, ब्रिज है तो ब्रिज कितने दूरी में है, ट्री है कोई सा पेड़ है तो वो कितने दूरी में है, मतलब कुल मिला के किसके कारण एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो ऑल डिटेल हम लोग पता करते हैं कंडीशन डायग्राम में। उसके बाद हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। 61 तो पढ़ लिए हैं, 62 में आगे बढ़ेंगे। When the speed of traffic flow becomes zero, ठीक है, जब आपका ट्रैफिक फ्लो ज़ीरो हो जाएगा तो इनमें से कौन सा सही है। आप पहले सोच के देखो, ट्रैफिक फ्लो का ज़ीरो हो जाना मतलब सब गाड़ी अपने जगह में खड़ा हुआ है, ये कब होगा, जब ट्रैफिक जाम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रैफिक जाम के केस में स्पीड ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, गाड़ी के स्पीड ज़ीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे को बता दो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला में, डेंसिटी इनटू स्पीड। जब स्पीड ज़ीरो हो गया तो वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू स्पीड होता था, ठीक है। स्पीड ज़ीरो हो गया है तो स्पीड ज़ीरो हो गया मतलब आपका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। डेंसिटी मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, जब आपका ट्रैफिक जाम लगा है मतलब डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा और स्पीड ज़ीरो हो जाएगा और वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लो, वॉल्यूम क्या होता था, जैसे कि एक रोड है तो उस रोड में हम लोग कोई सा भी एक सेक्शन मतलब लेते थे, एक्स वाई लेट से सेक्शन है। अब इससे क्या होता था, नंबर ऑफ गाड़ी क्रॉस करता था किसी भी पर यूनिट टाइम में, मान लेते हैं पर आवर में, मतलब एक घंटे में जितने गाड़ी क्रॉस करेगी उस पर्टिकुलर सेक्शन को, यहाँ पर एक्स वाई सेक्शन है तो इस सेक्शन को जितना गाड़ी क्रॉस करेगा पर यूनिट टाइम में वही उसका वॉल्यूम होता है। अब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो उस सेक्शन से आपका गाड़ी एक भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी 62 का आंसर क्या होगा ये तो बता दो पहले। तो ऑप्शन ए ही तो दिख रहा है ना, ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम एंड वेयर एज द ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स ज़ीरो, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं ऑन अ राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स निकालने के लिए ना
क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। वेविंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है, वेविंग का क्वेश्चन तो कल किए थे ना, वेविंग, वेव का क्या स्पेलिंग होगा, जो भी होगा, वेव मतलब समझ गए ना, तो वेविंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा। और उसके अलावा आपका क्रॉसिंग, है ना, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा। और उसके अलावा डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा, डाइवर्जिंग के अलावा मर्जिंग होगा। तो ऐसा करके आपके पास कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं और हमको पता करने पड़ते हैं कि उस रोड में कोई भी पर्टिकुलर रोड अपने को दे दिया गया है, 2 लेन 2 वे है कि 1 वे है, उस हिसाब से आपको बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना होता है। पहले मैं बता देता हूँ कि 1 वे रोड होता है तो उसके लिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट निकालते हैं। देखो, जैसे कि मेरे पास ये एक रोड है, ठीक है, इस रोड में क्या है, ये 1 वे रोड है। 1 वे रोड मतलब इधर जा रहा है गाड़ी, ठीक है, एक तरफ से, और एक तरफ मान लेते हैं इधर जा रहा है आपका गाड़ी, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एक रोड में। और तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 वे रोड तो है, लेकिन ये क्या है, 2 लेन रोड है। दोनों ही रोड क्या है, 2 लेन है, मतलब ए रोड मान लेते हैं इसको, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो है उसको मैं बी रोड मान लेता हूँ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो देखो, ए रोड और बी रोड दोनों ही क्या है आपके, 2 लेन है, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, 1 मिनट। अब बीच में इसमें क्या आ गया है, लेन आ गया है, तो एक लेन ये मान लेते हैं, एक लेन ये हो गया, और इसमें भी एक लेन ये हो गया, एक लेन ये हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट तो दिख रहा होगा आपको सीधा सीधा, तो 1 2 3 और 4 क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट मिल गया। और उसके बाद मेरे को ये पता है कि 1 वे रोड है, तो और 1 वे रोड है तो इसमें एक और कॉन्फ्लिक्ट कौन सा मिल सकता है आपको, मर्जिंग और डाइवर्जिंग, जो भी बोल लो। जैसे कि आपका एक रोड, इसको 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो, तो एक मतलब इस रोड से हम लोग ऐसे लेफ़्ट में जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन आपका क्या है, ऊपर की ओर है, और ये जो है राइट की ओर जा रहा है आपका। ए रोड में जो गाड़ी चल रही है राइट की ओर चल रही है, और बी रोड में जो है सीधा चल रही है, ऊपर की ओर चल रही है। तो हम लोग ए रोड से बी रोड में जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, लेकिन कैसे, लेफ़्ट की ओर जा सकते हैं, मतलब ए रोड में जा रहे थे उसके बाद लेफ़्ट में जा सकते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ये निकल गया आपका, ठीक है, उसको मर्जिंग बोल सकते हो। और वैसे ही अगर मैं बी रोड से ए रोड में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, बी रोड से ए रोड में जाना चाह रहा हूँ, तो लेफ़्ट में तो नहीं जा सकता मैं, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आपका अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी आएगा। तो मैं क्या करूँगा, राइट की ओर जाऊँगा, ऐसा रेड कलर में जो दिख रहा होगा पॉइंट उसको देखना, ठीक है। तो मैं राइट की ओर जा सकता हूँ, मतलब बी रोड से ए रोड में जाने के लिए भी एक ही कॉन्फ्लिक्ट मेरे को पॉसिबल हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के 4 कॉन्फ्लिक्ट हो गए, और 4 + 2 कितना हो गया, 6 कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जब आपके पास दोनों ही रोड 2 लेन है, ठीक है। दोनों ही रोड जब 2 लेन है और 1 वे है, उस केस में नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने मिल गए, 6 मिल गए। और वैसे ही हम लोग देखते हैं, अब मान लेते हैं ए रोड जो है वो 2 लेन है, लेकिन जो बी रोड है वो 3 लेन का है। तो इस केस में क्या करना आप लोग, सीधा ये दो लेन है तो 2 कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि 2 लाइन खींचना, 3 लेन है तो 3 लाइन खींचना, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मतलब क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे ही मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिल गया, और 6 + 2 कर देना, ठीक है, क्योंकि एक आपका ए रोड से बी में आपका लेफ़्ट की ओर जा सकते हो, और बी रोड से ए में भी राइट की ओर एक कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो। तो इसलिए आपका 2 मतलब आपका 1 वे के केस में जुड़ जाता है, जितने भी क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके साथ। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 1 वे का। जैसे कि आपका ए रोड का कॉन्फ्लिक्ट, ए रोड आपका मान लेते हैं 3 लेन का है, और बी रोड जो है आपका 4 लेन का है, लेकिन दोनों ही क्या है, 1 वे है, ठीक है। 1 वे का ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, तो क्या करना, सीधा 3 × 4 करना, कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अब मैं स्किप करते जा रहा हूँ, पहले एकदम डिटेल में बताया, दूसरे में थोड़ा शॉर्ट में बताया, और तीसरे में एकदम शॉर्ट में। क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, कितना आया 12, और 12 + 2 यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये 1 वे के केस में है। लेकिन अब क्वेश्चन को देखोगे 63 नंबर क्वेश्चन में वो किसके लिए पूछा है, 2 वे के लिए पूछा है। देखो, 1 राइट एंगल
रोड इंटरसेक्ट विथ टू वे ट्रैफिक, ठीक है ना, टू वे ट्रैफिक है, तब आपको नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बताना है। तो टू वे के लिए भी ऐसे ही है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो वन वे का ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो टू वे के लिए तो फिर भूल जाओ। तो उसके लिए बस क्या करना है, आपको एक टेबल याद रख लेना है जो मैं अभी बताऊंगा, और बस उसी से फिर आंसर निकाल लेना। और ये जो टेबल होगा वो केवल तब एप्लीकेबल होगा जब आपका कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन होगा। कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन मतलब क्या समझ रहे हो, एक हिसाब से जब एक रोड दूसरे रोड को 90 डिग्री में क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री के अलावा और कोई से भी एंगल में क्रॉस करेगा एक दूसरे को, तब आपका जो मैं ये टेबल बताने वाला हूँ वो यूज़फुल नहीं रहेगा। तो अभी तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट एंगल रोड है ना, एक दूसरे को मतलब राइट एंगल में क्रॉस कर रहा है। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले लिखना नंबर ऑफ लेन लिख लेना, ठीक है, नंबर ऑफ लेन, और उसमें फिर लिख देना रोड ए लिख लो, रोड बी लिख लो। एक टेबल बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इस तरफ लिख लेना ए रोड मान लेते हैं अभी के लिए, टू वे है, बोथ टू वे है, ठीक है ना, बोथ को कर देते हैं हम लोग टू वे। बोथ रोड समझ गए ना, ए और बी दोनों रोड क्या है, टू वे है। और एक और कॉलम खींच लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ए रोड को टू वे कर देते हैं और बी रोड को वन वे कर देते हैं। और इसके अलावा थर्ड कॉलम जो बनता वो क्या बनता, वन वे का बनता, ए रोड भी वन वे, टू रोड भी वन वे, मतलब बी रोड भी वन वे, दोनों रोड वन वे। तो वो वाला तो हम लोग ऊपर में देख चुके हैं ना, ठीक है ना, वो तो एकदम आसान था, बस क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, दोनों के लेन को, और उसमें 2 जोड़ देना था, वही आंसर हो जा रहा था, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर जब एक रोड वन वे नहीं होगा या फिर दोनों रोड वन वे नहीं होगा उस केस में, तो रोड को देखते हैं, मान लेते हैं कि दोनों रोड 2 लेन का है, ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन एक 2 लेन का, दूसरा 3 लेन का। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक 2 लेन का है, और उसके अलावा आपका दूसरा रोड मतलब बी रोड 4 लेन का है। अभी इतना ही को देखते हैं क्योंकि इतना ही दिख पाएगा आपको। इसको बड़ा कर लूँ क्या, बड़ा कर लेता हूँ, चलो पूरा ही कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और रो में मैं लिख देता हूँ, दोनों रोड ही आपका 3 लेन का है, और लास्ट कंडीशन आपके पास हो जाएगा दोनों रोड क्या हो जाएगा, 4 लेन का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। यहाँ पर ना 1 मिनट रुकना, उसको ये वाला जो है ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो, तो बोथ रोड जब 2 वे होगा और साथ ही साथ दोनों रोड 2 लेन का होगा, तो उस केस में बस टेबल में आपको 24 लिख देना है, ठीक है। तो 24 आंसर हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पूछेगा तो एक रोड 2 लेन का है, दूसरा रोड 3 लेन का है, दोनों ही 2 वे है, तो उस केस में आपको फिर से 24 ही आंसर हो जाएगा। एक 2 लेन का है, दूसरा 4 लेन का है, दोनों 2 वे है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 32 मतलब 32। और दोनों ही रोड 3 लेन के हैं और दोनों ही 2 वे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका फिर से 24। और दोनों रोड जब आपके 4 लेन के हैं और 2 वे हैं तो आंसर हो जाएगा 44, ठीक है। उसके बाद 11, 17, 13 और इसका क्या था आपका 25, समझ में आ गया। तो 11 कब होगा, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले रो में जब दोनों 2 लेन का है लेकिन एक रोड 1 वे है एक 2 वे है तो 11। एक रोड जो है 2 लेन का है, एक रोड 3 लेन का है और एक 1 वे है और दूसरा 2 वे है तो भी 11। उसके बाद 17 कब लेना है, एक रोड 2 लेन दूसरा 4 लेन और एक 1 वे है दूसरा 2 वे है, केस तो वही है, एक 1 वे दूसरा रोड 2 वे। उसके बाद सेकेंड लास्ट कंडीशन, दोनों रोड 3 लेन का रहेगा तो 13 ले लेना और दोनों रोड 4 लेन का रहेगा तो 25 ले लेना, ठीक है। तो इनमें इस टेबल से अगर आ गया क्वेश्चन तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये टेबल कब काम आएगा, मैं बोला जब आपके रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में काट रहे हैं, मतलब कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है। अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन रहेगा तो उस केस में ये टेबल
काम नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोला था, राइट एंगल इंटरसेक्शन है, टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक है मतलब दोनों रोड टू वे है, और तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लेन नहीं बताया है, और लेन नहीं बताया है ना तो आपको टू लेन ही लेना है। आया समझ में? दोनों रोड टू वे है तो टू वे में तो आपका 6 हो नहीं सकता, 11 नहीं हो सकता, और 18 नहीं हो सकता। दोनों रोड टू वे में 11 कब होता था? जब एक रोड वन वे और दूसरा टू वे हो जाता था। 18 तो अपन पढ़े ही नहीं है किसी भी केस में, मतलब 18 होता है, 6 और 18 वन वे के केस में होता है, जब दोनों रोड वन वे होता है। तो इसलिए आपको सीधा आंसर दिख रहा है 24 ही होगा। वो दोनों रोड टू लेन ही है, नहीं दिया है तो भी अपने को अंडरस्टूड है कि दोनों रोड टू वे है और साथ ही साथ टू वे भी है। टू वे तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया या फिर इन्वेस्ट हो गया, जैसे बोलो। आपको समझ में आया होगा तो इन्वेस्ट हुआ है, और नहीं आया होगा तो वेस्ट हुआ है। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड इज। तो ये आपको याद रखना है, येलो कलर का होता है। जान रहा हूँ कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बैकग्राउंड कलर येलो, ऐसा तो अपन रोड में देखे ही नहीं है, देखे भी होगे तो याद नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन कलर का बोर्ड दिखता है। ठीक है, जनरली जो अपने को इंफॉर्मेटरी साइन वाले, इंफॉर्मेटरी साइन, अब ये क्या होता है? 3 प्रकार के साइन बोर्ड होते हैं। इंफॉर्मेटरी साइन वाले बोर्ड होते हैं, रेगुलेटरी साइन होता है, और उसके अलावा तीसरा साइन होता है क्या बोलते हैं यार उसको, वार्निंग साइन बोलते हैं। तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ, उसको सुन लेना। सबसे पहले रेगुलेटरी साइन के बारे में बता देता हूँ, आगे है क्वेश्चन, आप लोग खुद से आंसर देना ना। तो रेगुलेटरी साइन क्या होता है? ऐसा साइन जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो या तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है या हो जाएगा, या फिर आपको फ़ाइन वगैरह देना पड़ेगा, चालान वगैरह कट जाएगा। तो ये होता है रेगुलेटरी साइन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। दूसरा साइन होता है इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी साइन में आपको बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, नाम से ही क्लियर है। मतलब जैसे कि आगे दिल्ली है, लेफ्ट में गुड़गांव है, राइट में नोएडा है, ऐसा करके आपको बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा सिटी है, या फिर कितने डिस्टेंस में कौन सा सिटी है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटरी साइन समझ में आ गया। तीसरा साइन होता है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन में आपको पहले से बताएगा, इंडिकेट करेगा कि सामने ये आने वाला है। ठीक है, मतलब आने से पहले ही आपको बता देगा। जैसे कि आपका सामने राइट टर्न है, सामने लेफ्ट टर्न है, सामने लेवल क्रॉसिंग है, सामने आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब नेरो ब्रिज आने वाला है, मतलब नेरो रोड है, ऐसा करके बता देगा, सामने नेरो रोड है। तो ऐसा करके पहले से ही बता देगा आपको कि सामने ये आने वाला है। तो वो होता है आपका वार्निंग साइन। आगे आप समझ में? खैर, इस क्वेश्चन में 64 में क्या पूछा था कि इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड का कलर कौन सा होता है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं तो ग्रीन ही देखा हूँ, पता नहीं इसका आंसर येलो क्यों लेता है, और ये येलो सही है आंसर। ठीक है ना, एग्ज़ाम में भी आया हुआ है तो येलो लिया है, तो येलो ही लेना है आपको भी। ठीक, आगे देखते हैं। या फिर हो सकता है ये बहुत ही पुराना स्टैंडर्ड का कलर होगा, अभी मॉडिफाइड हो चुका होगा, लेकिन आंसर आपको येलो ही लेना है। आगे देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय वार्निंग साइन। आ गया वार्निंग साइन, मतलब पहले से आपको कौन सा साइन वार्न कर रहा है। लेवल क्रॉसिंग, तो हाँ यही होगा सही आंसर, लेवल क्रॉसिंग ही वार्निंग साइन है। उसके अलावा नो पार्किंग कौन सा साइन है? नो पार्किंग रेगुलेटरी साइन है, क्योंकि आपको बोल रहा है, मतलब ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ नो पार्किंग है, मतलब पार्क मत करना। ठीक है, करोगे तो फाइन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर सी ऑप्शन को भी देख लो, एंड ऑफ स्पीड लिमिट। आपको वार्न नहीं कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है कि एंड ऑफ स्पीड लिमिट, मतलब स्पीड लिमिट यहाँ की मान लेते हैं लेट से 80 किलोमीटर पर आवर की है। 80 से ज़्यादा आपको गाड़ी यहाँ नहीं चलाना है। तो 80 से ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो या तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है या फिर आपको फ़ाइन लग सकता है। ठीक है ना, पुलिस लोग रखे रहते हैं ना, एनोस्कोप रखे रहते हैं, और जैसे ही आपका लिमिट्स से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो आपको चालान लग जाता है। ठीक है, इंडिया में तो नहीं लगता है। खैर, उसके बाद फिर देखते हैं ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब आपको ओवरटेक
नहीं करना है, ऑर्डर है एक हिसाब से, तो ये भी रेगुलेटरी साइन है। तो बी सी डी तीनों ही रेगुलेटरी साइन है, जबकि ए क्या है, वार्निंग साइन है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में डेड स्लो। डेड स्लो सोच के देखो, इन्फॉर्मेटरी साइन है क्या, नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, ठीक है। वार्निंग साइन है क्या, वार्न कर रहा है क्या। डेड स्लो, डेड स्लो वार्न क्या कर रहा है, डेड स्लो मतलब आपको स्लो चलाना है गाड़ी, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना, ऑर्डर दे रहा है कि आपको यहाँ पर डेड स्लो, मतलब जैसे कि डेड स्लो कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर स्कूल हो, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पर डेड स्लो का साइन हो सकता है, वहाँ पर आपको गाड़ी स्लो चलाना है, ठीक है। और कोई सा भी रीज़न हो सकता है। तो डेड स्लो एक हिसाब से क्या है, रेगुलेटरी साइन है। उसके बाद फिर 67 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज़। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम जो होता है वो मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल होता है। 68 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, द प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन। देखो जब आपका इंटरसेक्शन मतलब चौक बोल सकते हो, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ये ऐसा आपका रोड है, ठीक है, और बीचों बीच में क्या है, चौक है, ठीक है। वहाँ पर आपको बोल रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल प्रोवाइड किया गया है, तो उस ट्रैफिक सिग्नल के कारण क्या होगा, उस ट्रैफिक सिग्नल के कारण होगा ये कि जो राइट एंगल कोलिज़न है वो रिड्यूस हो जाएगा और रियर एंड कोलिज़न बढ़ जाएगा। इसका मतलब नहीं समझ में आया ना, अब समझते हैं। मान लेते हैं, ऐसे कर देता हूँ मैं, बीच में उसका मीडियन बना देते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है, ये सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ए से रोड जाएगा, इंडिया में लेफ़्ट में चलते हैं ना गाड़ी, तो ए से रोड मतलब गाड़ी जाएगा, बी पॉइंट से गाड़ी जाएगा, डी से सी से, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लेते हैं कि सी और डी वाला जो है वो सिग्नल ओपन है, ए और बी का रेड सिग्नल है, स्टॉप सिग्नल है, मतलब ए बी अपने जगह में खड़े हैं और सी डी वाला जो लेन है वो लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अब सी डी चल रहे हैं, ए बी रुके हैं, तो जो राइट एंगल कोलिज़न है वो तो नहीं होगा ना। राइट एंगल कोलिज़न मतलब जो ए और बी से जो गाड़ी आके ठोकते सी और डी को, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, क्योंकि सिग्नल उनके लिए बंद है, तो ए और बी नहीं जा सकते कहीं भी, इसलिए राइट एंगल कोलिज़न क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब भी सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड करोगे तो राइट एंगल कोलिज़न रिड्यूस हो जाएगा, और जबकि रेयर एंड कोलिज़न बढ़ जाएगा। अब रेयर एंड कोलिज़न मतलब जो पीछे से आने वाली गाड़ी है वो आपको ठोक दें, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। अब वो कैसे, जैसे कि डी लेन में कोई सा गाड़ी चल रहा है, ठीक है ना, डी लेन में गाड़ी चल रहा है और उसको कुछ दूर पहले ही दिख गया कि अभी येलो सिग्नल हो गया है, आप कुछ समय बाद रेड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा करके मतलब रेड सिग्नल आने वाला है, या फिर ग्रीन सिग्नल था, ग्रीन के बाद जस्ट उसके लिए क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अचानक से गाड़ी को रोक देगा, ठीक है, अचानक से गाड़ी को रोक देगा, तो पीछे से आने वाला जो गाड़ी है उसको क्या कर देगा, ठोक सकता है, ठीक है ना, अगर समय पे ब्रेक न लगाए तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके कारण आपका रियर एंड कोलिज़न बढ़ सकता है, जबकि राइट एंगल कोलिज़न रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी जो सिग्नल आने वाला रहे, मतलब चौक आने वाला रहे, तो वहाँ पर गाड़ी आप लोग धीरे धीरे चलाया करो, ठीक है, नहीं तो जाके किसी को ठोक दोगे या फिर ठोका जाओगे, अचानक से ब्रेक लगाओगे तो। खैर आगे देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें से कौन सा, अच्छा इसका आंसर क्या था वो तो मैं बताया नहीं। 63 में आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस द राइट एंगल कोलिजन एंड रियर एंड कोलिजन बढ़ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, रिड्यूस द राइट एंगल कोलिजन बट मे इंक्रीज द रियर एंड कोलिजन। उसके बाद 69 में कौन सा सही है आपको बताना है। स्टॉप एंड रेड टाइम ऑफ सिग्नल इज़ द सम ऑफ द गो एंड क्लियरेंस इंटरवल ऑफ द क्रॉसिंग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बता रहा हूँ, चिंता मत करो, पढ़ लो पहले। गो और दी ग्रीन टाइम ऑफ द सिग्नल इज़ द सम ऑफ द स्टॉप, ये गलत है। क्लियरेंस टाइम इज़ जनरली 3 to 5 सेकेंड, सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। साइकिल टाइम जो जनरली होता है वो 1 मिनट मतलब 40 से 60 सेकेंड तक का हो सकता है,
ठीक है, अब इसको समझते हैं, हम लोग पढ़े थे ना यार, जैसे कि इसको हम लोग एक बार डायग्राम से पढ़ लेते हैं। इसको मान लेते हैं आपका ये रेड सिग्नल हो गया, मान लो ये आपका ग्रीन सिग्नल हो गया, और ये क्या हो गया, येलो सिग्नल। येलो को वाई लिख देता हूँ, ठीक है, अरे यार ओवर राइटिंग हो गया, येलो को वाई लिख देते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया मान लो ए रोड का है। अब यही चीज़ मैं बी रोड की बात करूँगा, ठीक है ना। बी रोड, ए रोड और बी रोड एक दूसरे को काट रहे हैं, मान के चलो 90 डिग्री में। तो जो ए रोड का रेड सिग्नल है उतना समय तक के लिए क्या होगा, है उतना समय तक के लिए क्या होगा, ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, है ग्रीन सिग्नल होगा कि नहीं। बी रोड के लिए ग्रीन सिग्नल होगा, और ग्रीन सिग्नल के बाद थोड़े समय बाद मतलब येलो सिग्नल आ जाएगा, और उसके बाद फिर रेड सिग्नल आ जाएगा। मतलब ये आया कि बी रोड का जितना समय तक रेड सिग्नल है उतने समय तक ए रोड के लिए ग्रीन सिग्नल प्लस क्लियरेंस सिग्नल है, या फिर टाइम भी बोल सकते हो, जितना टाइम रेड टाइम, ठीक है ना। तो R इज इक्वल्स टू मैं G प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ मेरे को, ठीक है ना। लिख सकता हूँ ना, जितना समय के लिए रेड टाइम रहेगा या फिर स्टॉप टाइम रहेगा बी रोड के लिए ए रोड में, उतने समय तक क्या रहेगा, ग्रीन सिग्नल प्लस वाई सिग्नल आएगा। कैसे लड़खड़ा आ रहा है एकदम मेरा आवाज़ आज, ठीक है। तो ग्रीन सिग्नल प्लस क्या हो जाएगा, वाई सिग्नल। वाई को ही हम लोग क्लियरेंस टाइम भी बोल सकते हैं। ग्रीन सिग्नल जब तक रहेगा उसको हम लोग गो टाइम बोल सकते हैं, गो मतलब जाना, ठीक है। और रेड सिग्नल जब तक रहेगा उसको हम लोग स्टॉपिंग टाइम बोल सकते हैं, स्टॉप टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए अब पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप या फिर जो रेड टाइम होता है वो जो होता है सम ऑफ गो एंड क्लियरेंस इंटरवल होता है। एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी गलत बोल रहा है, देख लो, और वही चीज़ आपको पता करना था, तो बी पढ़ लेना अपने से, और बाकी सी ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि जो क्लियरेंस टाइम या फिर जो येलो सिग्नल का जो टाइम होता है वो 3 से 5 सेकंड तक का होता है, और जो साइकिल टाइम होता है, साइकिल टाइम मतलब समझ गए ना, कितने समय के लिए ग्रीन टाइम रहेगा एक रोड के लिए, उसके बाद फिर दूसरे रोड में शिफ्ट हो जाता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये जनरली जो साइकिल टाइम है वो रेड टाइम को इंडिकेट करता है। तो साइकिल लेंथ इज़ नॉर्मली 40 to 60 सेकेंड्स फॉर द टू फेज सिग्नल। उसके बाद देखते हैं सेंटर लाइन मार्किंग क्या होता है। सेंटर लाइन मार्किंग नहीं समझे आप, सेंटर लाइन मार्किंग क्यों करते हैं, रोडवे को हम लोग को जब टू वे ट्रैफिक में बांटना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जैसे कि आपका रोड है, रोड में सेंटर लाइन मार्किंग आपका डैश डैश में भी हो सकता है, ठीक है ना। स्ट्रिप जो बने होते हैं वाइट कलर के पट्टी, वो अगर डैश डैश में है, इसका मतलब ये समझ लेना कि जो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली गाड़ी है वो ओवरटेक करते समय आपके लेन में भी आ सकती है, मतलब वो अलाउ होता है, ठीक है ना। उसको अपने लेन को छोड़ के दूसरे के लेन में आने के लिए भी अलावेशन होता है, और जनरली कब आएगा, जब उसको ओवरटेक करना रहेगा। लेकिन यही स्ट्रिप जब आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रिप रहेगा, तो उस केस में इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी हालत में अपने लेन को छोड़ के दूसरे के लेन में नहीं आ सकते हैं, ठीक। तो वही चीज़ है। तो कुल मिला के जो बीच का पट्टी है वो क्या काम कर रहा है, तो रोडवे को टू वे में बांटने का काम कर रहा है। मतलब एक इस डायरेक्शन से जा रहा है तो एक जो है अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन, द पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर पेडेस्ट्रियंस आर टू क्रॉस द पेवमेंट आर प्रॉपरली मार्क्ड बाई पेवमेंट मेकिंग इज नोन मार्किंग इज नोन एज। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि पेवमेंट में जहाँ पर मार्किंग होता है और जहाँ पर से पेडेस्ट्रियंस क्रॉस होते हैं, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले लोग, पैदल यात्री क्रॉस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रॉस वॉक लाइन बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको आम भाषा में आप लोग बोलते हैं, वही चीज़ है आपका क्रॉस वॉक लाइन। वही चीज़ पूछ रहा था, एक बार पढ़ लो 71 क्वेश्चन को। द पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर पेडेस्ट्रियन आर टू क्रॉस द पेवमेंट
आर प्रॉपरली मार्क्ड बाई पेमेंट मार्किंग इज नोन एज। 72 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग shows skewed and staggered form of intersection। skewed and staggered form of intersection ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको डायग्राम देख के पहचान में आना चाहिए कि ये skewed and staggered टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन है। 73 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ अ रोटरी हैव। एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ रोटरी, रोटरी एक प्रकार का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। मान लेते हैं वो रोटरी इंटरसेक्शन आपका सर्कुलर है, सर्कुलर भी हो सकता है, अदर शेप का भी हो सकता है, जैसे कि इलिप्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं अभी हम लोग बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सर्कुलर ही बना देते हैं, है ना। एक मिनट यार अब देखना, ये आपका रोड है और बीच में क्या है, सेंट्रल में आइसलैंड है, उस वही आपका रोटरी सेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं ऐसा कुछ, डिवाइड करते थे, याद होगा तो, है ना, जिसमें आपका एंट्रेंस होता था, एग्ज़िट विड्थ होता था, एंट्रेंस का रेडियस होता है, एग्ज़िट का रेडियस होता है, तो वो सब डिफरेंट होता था एक दूसरे से, ठीक है ना, याद आ रहा होगा तो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 क्वेश्चन का, डिफरेंट रेडियाई या फिर रेडियस एंड डिफरेंट विड्थ ऑफ द पेवमेंट, ठीक है। यही पूछ रहा था आपको इनमें से कौन सा सही है। द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ द रोटरी हैव डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट विड्थ। 74 नंबर क्वेश्चन में when two equally important roads crosses roughly at right angle then suitable shape of सेंट्रल आइसलैंड इट। तो सेंट्रल आइसलैंड का जो सूटेबल शेप होगा वो सामने जो दिख रहा है सर्कुलर वही होगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर शेप ही इसका आंसर होगा। जब टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो सर्कुलर शेप ही हम लोग प्रीफर करते हैं। 75th नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल बियॉन्ड विच रोटरी में नॉट फंक्शन इफिशिएंटली। मतलब ये जो आपको सामने में रोटरी क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तो ये कितने व्हीकल के लिए या फिर कितने वॉल्यूम के लिए सूटेबल होता है। तो मिनिमम आपका 500 होगा, ठीक है। 500 व्हीकल पर आवर से लेके वेरी करता था आपका 3000 तक, 3000 व्हीकल पर आवर, ठीक है, पर आवर तक हम लोग बोलते हैं कि हमारा रोटरी इफ़ेक्टिवली फंक्शन करेगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पूछ रहा था और ऑप्शन में तो 3000 है नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली आसपास वैल्यू देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी अगर देखोगे तो उसमें बोला है कि 5000 व्हीकल पर आवर, तो यही चीज़ मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा और यही आंसर लेना पड़ेगा हमको। 5000 व्हीकल पर आवर मैक्सिमम पूछा है, तो अगर मिनिमम बोलता तब हम लोग लेते 500 व्हीकल पर आवर, ठीक है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन में अ ट्रैफिक रोटरी इज़ जस्टिफाइड वेयर। ट्रैफिक रोटरी, अब इसके बारे में और क्या क्या पढ़े थे कि ये जो रोटरी इंटरसेक्शन होता है ये मतलब उसमें 4 से लेके 7 रोड तक क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, तब तक वो फंक्शन इफिशिएंटली होगा, ठीक है। 4 to 7 रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं रोटरी इंटरसेक्शन में। और उसके अलावा बाकी तो आपको बता ही चुका हूँ कि वॉल्यूम 500 से 3000 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो बस इसमें से कौन सा सही है बताना था 76 नंबर क्वेश्चन में, तो ए ऑप्शन ही सही लग रहा है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रोड इज़ बिटवीन 4 to 7। बाकी सी ऑप्शन पढ़ लो, उसमें बोल रहा है कि 500 व्हीकल पर आवर से कम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। और डी ऑप्शन भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5000 व्हीकल पर आवर ये मैक्सिमम लिमिट होता है, तो इसमें बोल रहा है कि मोर देन होना चाहिए, तो मोर तो नहीं होना चाहिए 5000 से। हालांकि हम लोग 3000 पढ़े हैं लेकिन आपको यहाँ पर 5000 दिख रहा है, ठीक है। और उसके अलावा इस बी ऑप्शन में स्पेस इज़ लिमिटेड एंड कॉस्टली, तो ये भी आपका गलत था। 77 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे व्हेन नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज़ इम्पॉर्टेंट देन द सूटेबल शेप ऑफ रोटरी इज़। तो टेंजेंशियल इसका आंसर हो जाएगा। कल भी पढ़े थे क्या इसको, टेंजेंशियल शेप का जो रोटरी इंटरसेक्शन होता है,
जैसे कि आपको मान लो ये एक रोड है और एक रोड आके इधर मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रोटरी बना देते हैं। तो ये आपका एक मेन रोड है, ठीक है, ये ए जो है आपका मेन रोड है, जबकि बी जो है ब्रांच रोड है जो आके मिल रहा है ए मेन रोड से। तो मतलब क्या हुआ, वही हुआ, इसी को हम लोग टेंजेंशियल या फिर टेंजेंट सेक्शन बोलते हैं, टेंजेंट रोटरी सेक्शन बोलते हैं। तो वही चीज़ पूछ रहा था, व्हेन नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज़ इम्पॉर्टेंट, देन सुटेबल शेप ऑफ रोटरी इज़ टेंजेंट रोड, ठीक है, टेंजेंट रोटरी मतलब। अच्छा, ऑप्शन में टेंजेंट नहीं रहता, ठीक है, और इलेप्टिकल रहता, तो इलेप्टिकल को आंसर लेना है ना। ऐसा होता, मान लो कि टेंजेंट ऑप्शन में नहीं है, इलेप्टिकल है ऑप्शन में, तो आपको इलेप्टिकल को प्रेफर करना है, और दोनों हैं तो टेंजेंट को ही प्रेफर करना, क्योंकि इलेप्टिकल शेप जो होता है ना, इलेप्टिकल शेप का रोटरी भी वैसी कुछ होता है, इसमें भी आपका नंबर ऑफ रोड्स आके मिलते हैं और केवल एक ही रोड जो होता है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये ऐसा रोड जो जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा अदर रोड के कंपैरिजन में, बाकी ये सब बोल सकते हैं हम लोग ब्रांच रोड है, ठीक है। ये आपका आइसलैंड था इलेप्टिकल रोड का, आया समझ में। आगे देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड विथ, अब ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कब पार्क कर पाओगे रोड में, जब आपका 90 डिग्री पार्किंग है। 90 डिग्री पार्किंग मतलब जैसे ये रोड है तो यहाँ पर ऐसा पार्किंग है आपका, तो वो 90 डिग्री पार्किंग है, तो नंबर ऑफ व्हीकल 90 डिग्री पार्किंग में सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेन द विड्थ ऑफ द कर्ब पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रेट इज़ लिमिटेड, कुल मिला के आपका रोड जो है उसका थिकनेस कम है, पतला रोड है, ठीक है, रोड की विड्थ कम है, तो कौन से पार्किंग को हम लोग प्रिफर करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो कम जगह ले, जो विड्थ का कम यूज़ करे, मतलब पैरेलल पार्किंग, ठीक है। पैरेलल पार्किंग समझ में आ गया ना, आगे समझ में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही जाके गाड़ी रखाएगा आपका, जिस डायरेक्शन में आपका रोड रहेगा, पैरेलल पार्किंग हो जाएगा। उसके बाद फिर 80 नंबर का क्वेश्चन, एज पर द IRC रिकमेंडेशन द एवरेज लेवल ऑफ illumination ऑन इम्पोर्टेंट रोड्स कैरिंग द फास्ट ट्रैफिक इज। इल्यूमिनेशन मतलब ये बोल सकते हो कि पर यूनिट एरिया में कितना जो लाइट है वो स्प्रेड हो रहा है, पर यूनिट एरिया में कितना लाइट स्प्रेड हो रहा है, उसी को इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, लक्स, LUX, लक्स, या फिर उसी को अपन ल्यूक्रस भी बोलते हैं फुल फॉर्म में। तो इसमें वही पूछ रहा है एज पर द IRC रिकमेंडेशन कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए इंपॉर्टेंट रोड के लिए, कम से कम 30 लक्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, द मोस्ट इकोलॉजिकल लाइटिंग लेआउट विच इज सुटेबल फॉर द नैरो रोड्स। नैरो रोड्स मतलब फिर से वही आपका पतला रोड है, ठीक है, विड्थ कम है रोड का, तो कौन से लाइटिंग सिस्टम का यूज़ करोगे, सिंगल साइड लाइटिंग सिस्टम का ही यूज़ करोगे, जाहिर सी बात है। दोनों साइड में करोगे तो ज़्यादा जगह लेगा ना फिर से, ठीक है ना, तो सिंगल साइड लाइटिंग सिस्टम का ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्ट इंटरचेंज रैम्प इन्वॉल्व्स। डायरेक्ट इंटरचेंज रैम्प इन्वॉल्व्स, देखो इसका डायग्राम आपको समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो डायरेक्ट इंटरचेंज रैम्प मतलब ये देखो, एक रोड मान लो, ये A रोड हो गया, ये आपका मान लेते हैं B रोड हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऐसा कुछ कटता है, मतलब कि राइट डायरेक्शन में ही आपका रोड डाइवर्ज हो रहा है और राइट डायरेक्शन में ही जाके मर्ज भी हो रहा है A रोड में, ठीक है। नहीं समझ में आया, A रोड से राइट डायरेक्शन में एक रोड देखो ना, ये जो मैं बनाया हूँ वो डाइवर्ज हो रहा है, B रोड से राइट डायरेक्शन में डाइवर्ज होने के बाद A रोड में राइट डायरेक्शन में जाके मर्ज हो जा रहा है। तो इसी जो सिस्टम है, इसी अरेंजमेंट है जो रोड का, उसी को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों रोड एक दूसरे से एक लेवल में नहीं है ना, अलग अलग लेवल में, याद रखना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इंटरचेंज रैम्प, ठीक है, डायरेक्ट इंटरचेंज रैम्प। अब दिमाग में आ रहा होगा जब ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन का आंसर दे दो।
क्वेश्चन में क्या पूछा था, डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप इन वॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी को पढ़ो, डाइवर्जिंग टू द राइट साइड एंड मर्जिंग फ्रॉम द राइट। ठीक है, दोनों ही राइट साइड में हो रहा है ना, इसलिए। इसके बाद हम लोग एक और अरेंजमेंट बना लेते हैं, सेम रोड, ए रोड और बी रोड, फिर से दोनों रोड क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट एलिवेशन में हैं, और इस केस में क्या होगा, लेफ़्ट से डाइवर्ज होके आपका राइट में जाके मर्ज हो जाएगा। मतलब क्या है कि बी रोड से लेफ़्ट से डाइवर्ज हो रहा है रोड, और डाइवर्ज होने के बाद ए रोड के राइट में जाके मर्ज हो जा रहा है, मतलब लेफ़्ट से डाइवर्ट राइट में मर्ज। तो इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज। ठीक है ना, सेमी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं है, ये सेमी डायरेक्ट है। सेमी डायरेक्ट रैंप समझ में आ गया, सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप। और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के लिए फिर से मैं डायग्राम वैसे ही बनाऊंगा, मतलब दोनों रोड का लेवल अलग अलग रहेगा, ए रोड बी रोड। अब इस केस में क्या होगा, बी रोड से लेफ़्ट से डाइवर्ज होगा और लेफ़्ट में ही जाके मर्ज होगा। ठीक है, दोनों ही लेफ़्ट में होगा। डायरेक्ट में दोनों राइट में हो रहा था, इनडायरेक्ट में दोनों लेफ़्ट में होगा। ठीक है ना, तो बी से लेफ़्ट से डाइवर्ज हो रहा है और ए में लेफ़्ट में जाके मर्ज हो रहा है। आगे बढ़ें, अब आगे देखते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन, इन सॉइल हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इफ द लिक्विड कॉल। अरे ये तो सॉइल का क्वेश्चन है ना। ठीक है, बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट जब बढ़ाओगे, तो लिक्विड लिमिट बढ़ाते थे तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाता था, परमेबिलिटी बढ़ जाता था, जबकि ड्राई स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लिक्विड लिमिट बढ़ रहा है तो ड्राई स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट। एग्रीगेट का टेस्ट पढ़े हैं आई थिंक, बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़े हैं। तो टफनेस इम्पैक्ट टेस्ट होता है, टफनेस का एकदम आसान क्वेश्चन है, तो इम्पैक्ट टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, पूरा नाम यही होता था। तो लॉस एंजलिस टेस्ट किसके लिए होता है, तो एब्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 86 नंबर का क्वेश्चन, इन अ डॉरी एब्रेशन टेस्ट लॉस इन वेट इज़ 21 ग्राम देन कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। जब हम लोग एब्रेशन टेस्ट करते थे तो कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, 20 माइनस लॉस इन वेट, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3। तो क्वेश्चन में लॉस इन वेट दिया है 21 और डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो 20 माइनस 7 मतलब 13 आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन करेंगे अब, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। CBR टेस्ट तो जान रहे होगे ना, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का टेस्ट है CBR। इसमें हम लोग 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन दोनों ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम मतलब दोनों पेनिट्रेशन देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। CBR वैल्यू अपन दोनों पेनिट्रेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए भी और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए भी। हालांकि 2.5 mm पेनिट्रेशन से अपने को CBR वैल्यू ज़्यादा मिलता है, और नहीं मिलता है तो हम लोग टेस्ट को फिर से रिपीट करते थे, और रिपीट करने के बाद भी नहीं मिलता है तो हम लोग जो वैल्यू मिलता था उसी को ट्रू मान लेते थे। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा ना। ठीक है, 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड वेट कितना होता था, स्टैंडर्ड वेट 1370 kg का होता था। 5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड वेट कितना होता था, पेनिट्रेशन मतलब समझ रहे हो ना यार, पेनिट्रेट कर रहे हो, वेट लगा रहे हो। तो 5 mm के लिए, जब 5 mm पेनिट्रेशन मतलब ज़्यादा वेट होगा, तो लगभग 2055 kg का वेट हम लोग लगाते थे इस टेस्ट में 5 mm पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, CBR वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, CBR वैल्यू का फॉर्मूला बताओ, रिवीजन करते जाओ, रिवीजन हो रहा है। CBR वैल्यू का फॉर्मूला जो आपका सैंपल का वेट होता था, सॉइल सैंपल का वेट डिवाइडेड बाई जो स्टैंडर्ड वेट होता था। ठीक है ना, तो उससे CBR वैल्यू मिलता था। आगे बढ़ें, 88 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30% देन द क्लासीफाइड एज। अब बोल रहा है कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अगर 20 से 30 है। अब देखो यार 3-4 प्रकार का टेस्ट परफॉर्म करते थे। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता था, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होता था, और एब्रेशन वैल्यू टेस्ट होता था। और इन तीनों टेस्ट के लिए
क्रसिंग टेस्ट के लिए क्रसिंग वैल्यू बोलेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए इम्पैक्ट वैल्यू बोलेंगे, और एब्रेशन टेस्ट में एब्रेशन वैल्यू मिलेगा। ये तीनों ही वैल्यू 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। किस केस में सरफेस मतलब सरफेस कोर्स के केस में। पेवमेंट पढ़ रहे हैं तो पेवमेंट में जब सरफेस कोर्स की बात होगी तो सरफेस कोर्स में जो एग्रीगेट यूज़ करेंगे उस एग्रीगेट का, चाहे मैं क्रसिंग वैल्यू की बात करूँ, इम्पैक्ट वैल्यू की बात करूँ, एब्रेशन वैल्यू की बात करूँ, वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, पढ़ते थे। और वहीं पर जब मैं बेस कोर्स की बात करता था, ये सब समझ रहे हो ना, बेस कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स होते हैं, सब ग्रेड, फिर उसके ऊपर में सब बेस, फिर सबसे ऊपर सरफेस। तो बेस कोर्स की जब हम लोग बात करते थे तो उस केस में किसी भी हालत में 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। मतलब 45 हम लोग क्रसिंग वैल्यू लेते थे, 40 को इम्पैक्ट वैल्यू लेते थे, एब्रेशन वैल्यू 50 होता था। अब पढ़ो, रिवीजन कर दिया मैं एक बार। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इम्पैक्ट वैल्यू पूछा है। क्या इम्पैक्ट वैल्यू पूछा है, लेकिन कौन से सरफेस के लिए पूछा है? अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30, 20 वैल्यू बता दिया है और सरफेस के बारे में पूछा है। वैल्यू बोल रहा है कि अगर इम्पैक्ट वैल्यू 20 से 30 है, 30% है, देन इट इज़ क्लासीफाइड एज, तो इट इज़ सेटिस्फैक्टरी फॉर दी रोड सरफेसिंग, है ना, क्योंकि 30 तक है, 30 से कम है एक हिसाब से, तो सरफेस रोड सरफेसिंग के लिए वो सेटिस्फैक्टरी होगा। अगर 30 से ज़्यादा होता तो बेस कोर्स के लिए सही होता, सरफेस कोर्स के लिए सही नहीं होता। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम अलाउबल लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू फॉर द हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स। अभी देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट के लिए अब बोल रहा है। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट के लिए सरफेस कोर्स की बात कर रहा है। सरफेस कोर्स के लिए जो एब्रेशन वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो फिर से 30% ही होगा। सरफेस कोर्स की बात हो रही है ना, तो 30%, चाहे वो क्रसिंग वैल्यू पूछे चाहे कोई सा भी वैल्यू पूछे, 30% ही लेना है आंसर। ठीक है। और अगर बेस कोर्स बोलता तब 45 आंसर होता। 90 नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन इन बिटुमिन इज तो बिटुमिन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो टार के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मोर देन डैट इन टार हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता था ना, याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 91 नंबर में क्या बोल रहा है, द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ द बिटुमिन फॉर द सुटेबल एबिलिटी ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। देखो, डक्टिलिटी टेस्ट होता था जिसमें हम लोग डक्टिलिटी वैल्यू बोलते थे कि 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। डक्टिलिटी वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन सुटेबिलिटी फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी या फिर शुड नॉट बी लेस देन 50 सेंटीमीटर। 92 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द एग्रीगेट सुटेबल फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। रोड बनाने के लिए जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6% से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा आपको। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन। पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते थे ना एग्रीगेट के लिए, तो पेनिट्रेशन टेस्ट जब हम लोग जिसके लिए भी करते थे, पेवमेंट रोड के लिए करते हैं, बिटुमिनस रोड के लिए, तो जो पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते थे वो किस लिए करते थे, ग्रेड डिटरमाइन करने के लिए करते थे, हार्डनेस स्टिफनेस डिटरमाइन करने के लिए करते थे। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन वैल्यू होगा उतना कम क्या होगा, स्टिफ होगा, और जितना कम पेनिट्रेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्टिफ होगा, हार्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा है कि इसमें हार्डेस्ट ग्रेड कौन से बिटुमिन का होगा, तो आपका ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे कम वैल्यू है पेनिट्रेशन वैल्यू। इसका मतलब समझ रहे हो, 3/40 मतलब 3 से 4 mm तक पेनिट्रेट होगा। ऐसा जो सैंपल जो कि 3 से 4 mm बस पेनिट्रेट हो रहा है तो वो हार्ड ज़्यादा होगा, इसलिए कम पेनिट्रेट हो रहा है। जबकि वहीं पर ऑप्शन डी में क्या बोल रहे हैं, तो 10 से 12 mm तक पेनिट्रेट होगा। मतलब नीचे जाते जाओगे ABCD के तरफ तो ज़्यादा पेनिट्रेशन वैल्यू मिलते जाएगा, जिसके कारण वो सॉफ्ट होते जाएगा अपने अदर कंपैरिजन में, ऊपर वाले ऑप्शन के कंपैरिजन में, है ना। तो वही चीज़ है, ऑप्शन ए हो गया, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं अब 94 नंबर क्वेश्चन में, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन
इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेड। अभी पढ़े तो ग्रेड डिटरमाइन करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट से। 95th नंबर क्वेश्चन में बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80/100 मीन्स पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ 8 से 10 mm, ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन में RC2 MC2 SC, ये सब क्या है? ये एक्चुअली में कट बेक बिटुमिन है, रैपिड हार्डनिंग कट बेक बिटुमिन, और M से हो जाएगा मीडियम कट बेक बिटुमिन, S से हो जाएगा स्लो हार्डनिंग कट बेक बिटुमिन। कट बेक बिटुमिन एक प्रकार का लिक्विड है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं विस्कोसिटी को कम करने के लिए, ठीक है, विस्कोसिटी को कम करने के लिए। जैसे कि रोड सरफेस होता है, रोड सरफेस में अगर हम लोग कट बेक बिटुमिन डाल देंगे तो उस रोड के सरफेस में जो भी मटेरियल है जैसे कि बिटुमिन, तो उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी, तो वो होता है कट बेक बिटुमिन, ठीक है। और कट बेक बिटुमिन 3 प्रकार के हो सकते हैं। रैपिड क्यूरिंग मतलब कि जो जल्दी ही वेपराइज्ड हो जाए, मतलब जो कम समय के लिए असर हो लेकिन ज़्यादा असर करे, कम समय में ज़्यादा असर करे। फिर वैसी मीडियम क्यूरिंग, स्लो क्यूरिंग होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल दे देता हूँ, RC0, फिर RC1, RC2, ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, RC3, RC4। तो RC मतलब होता है रैपिड क्यूरिंग, ठीक है ना, रैपिड क्यूरिंग कट बेक बिटुमिन। और ये 0 है, 1 है, 2 है, ये सब किसको इंडिकेट कर रहा है, विस्कोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। 0 मतलब कम विस्कोसिटी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं 1, 2, 3, तो विस्कोसिटी बढ़ते जा रही है, विस्कोसिटी इंक्रीज होते जा रही है। ये इंडिकेशन करने का तरीका है। अब क्वेश्चन में है RC2 MC2, मतलब सबकी विस्कोसिटी बराबर है SC2, भले ही वो जो कट बेक बिटुमिन है वो अलग है लेकिन उनकी विस्कोसिटी समान है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेम विस्कोसिटी, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर दी ग्राउटिंग पर्पस इज। ग्राउटिंग पर्पस के लिए कौन से टार का यूज़ करते हैं? देखो RT मतलब रैपिड हार्डनिंग टार बोल सकते हैं, तो RT1, RT2, RT3, T1 का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते थे, 1, 2, 3, ये तीनों का यूज़ हम लोग उसके लिए करते थे ना, क्या बोलते हैं, सरफेस पेंटिंग में करते थे। भले उनका मतलब कि लोकेशन अलग अलग होता था, कोई कोल्ड कंडीशन में यूज़ करते थे, कोई नॉर्मल कंडीशन में यूज़ करते थे, एक रिन्यूएबल कोड के लिए यूज़ करते थे RC1, RC2, या फिर RT1, RT2, RT3, और एक RT4 होता था जिसका यूज़ हम लोग करते थे प्री मिक्स विथ बेस कोर्स के लिए, और एक RT5 होता है जिसका यूज़ हम लोग ग्राउटिंग पर्पस से करते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ग्राउटिंग पर्पस से कौन से कट बेक बिटुमिन या फिर कौन से टार का यूज़ करते हैं, तो RT5 का यूज़ करते हैं। और ग्राउटिंग मतलब क्या होता है, तो एक प्रकार से मसाला बनाना, ठीक है, मोटार बनाना, मोटार बनाने के लिए RT5 का यूज़ करते हैं। अब 98 नंबर क्वेश्चन में, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन टू बी यूज्ड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन एट प्लेसेस वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस शुड बी। अब ये एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार, जाहिर सी बात है कि जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होना चाहिए बिटुमिन का, वो जो भी क्लाइमेट है जहाँ पर भी हम लोग रोड बना रहे हैं उस क्लाइमेट से ज़्यादा ही होना चाहिए। अदरवाइज जैसे कि बिटुमिन का मान लेते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस है, और उस जगह में, जिस जगह में हम लोग रोड बना रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर पता चला कि 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो अब इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट तो सिर्फ 35 है। जब 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा आपका बिटुमिन तो वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बिटुमिन का यूज़ क्यों करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी जो सभी बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट वहाँ के क्लाइमेट से, जो भी उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन टू बी यूज्ड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन एट अ प्लेस वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस शुड बी ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99 में, तो यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर द रैपिड क्यूरिंग कट बेक ऑयल यूजेज, मतलब कि रैपिड क्यूरिंग कट बेक का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो गैसोलीन, नेप्था हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते थे, और मीडियम क्यूरिंग कट बेक का एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल को पढ़ते थे, और जबकि जो आपके हाई बॉइलिंग पॉइंट गैसेस होते थे वो आपके स्लो क्यूरिंग कट बेक के एग्जाम्पल होते थे। 100 नंबर का क्वेश्चन, द मेथड ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट एज रिकमेंडेड बाय द IRC, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन करने के कौन कौन से
मेथड होते हैं, वैसे तो ग्रुप इंडेक्स मेथड एंड CBR मेथड दोनों होते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि IRC के द्वारा कौन से मेथड को रिकमेंड किया जाता है, तो CBR मेथड को रिकमेंड किया जाता है। 101 नंबर का क्वेश्चन ग्रुप इंडेक्स का क्वेश्चन है। ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है ये भी आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट का ही मेथड है। क्वेश्चन है एक हिसाब से आपको पूछ रहा है कि ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल बताइए जब उसका लिक्विड लिमिट 40% है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है एंड परसेंटेज पासिंग फ्रॉम द 75 माइक्रो ISU भी दिया हुआ है। तो आपको ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बता देता हूँ। 0 पॉइंट करके लिखते थे, 0.0 लिखते थे और 0.00 लिखते थे, ऐसे ही हम लोग याद रखते थे। फिर 2 लिखो, फिर 1 लिखो बोलता था, फिर 5 लिखो, फिर A B C और D फिर से और फिर A और फिर प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला निकल के आ जाता था। इसमें A B C और D क्या है, तो A जो है P-35 है, B जो है P-15 है, C जो है लिक्विड लिमिट -40 है और जबकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10 जो है वो D है। जो A और B है वो किसी भी कंडीशन में 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और C और D किसी भी कंडीशन में 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, P क्या है, तो P जो है परसेंटेज ऑफ पासिंग फ्रॉम द 75 माइक्रो ISU पार्टिकल का, है ना, तो वो P है। सब क्वेश्चन में दिया गया है, तो ABCD पहले निकालोगे और वैल्यू को पुट कर दोगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। कैसे आसान है, देखो यहाँ पर आपको लिक्विड लिमिट का वैल्यू मतलब WL 40 दिया हुआ है, तो C तो आपको 0 ही दिख गया क्योंकि WL की जगह में 40 रखोगे तो 40 - 40 0। D का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, तो 10 - 10 तो D का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब देखोगे ऊपर फार्मूला में, तो फार्मूला में कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, C और D 0 है तो आपका ये वाला टर्म मतलब सेकंड टर्म भी 0 एंड थर्ड टर्म भी 0। फर्स्ट टर्म में बच गया आपका 0.2 × A। अब A का वैल्यू निकालोगे तो A का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको 35 दिया है क्वेश्चन में P का वैल्यू, है ना, कि परसेंटेज ऑफ पासिंग 75 माइक्रो ISU इज़ 35, तो P का वैल्यू 35 - 35 तो आंसर कुल मिला के 0 आ गया। ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेवमेंट, उसको हम लोग सब ग्रेड बोलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड, फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो व्हील लोड जो गाड़ी का लोड होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेयर बाय लेयर थ्रू द सेट ऑफ द लेयर थ्रू द सब ग्रेड, मतलब लेयर बाय लेयर वो नीचे तक जाता है लोड का डिस्ट्रीब्यूशन। 104 नंबर क्वेश्चन में द नंबर ऑफ द रिपीटेशन विद द पेवमेंट थिकनेस डिजाइन फॉर गिवन विल लोड शुड बी एबल टू सपोर्ट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पेवमेंट, मतलब कुल मिला के कोई सा भी पेवमेंट आप बना रहे हो तो वो पेवमेंट इस हिसाब से बनना चाहिए कि उसमें कितने सारे रिपीटेशन अलाउ होते हैं, मतलब हो सकते हैं। तो 1 मिलियन रिपीटेशन तक पॉसिबल होते हैं, उसका लाइफ इतना होता है कि कम से कम उसमें 1 मिलियन रिपीटेशन हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी देख लो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। उसके बाद फिर देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अभी हम लोग देखें ग्रुप इंडेक्स मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड जो होता है तो एक प्रकार से एम्पिरिकल मेथड है या फिर डायरेक्ट मेथड है, और जिसमें हम लोग क्या करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी सब ग्रेड सॉइल पे डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब यही सब, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट, तो उसी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही है, इट इज़ अ एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी सब ग्रेड सॉइल। उसके बाद हम लोग देखते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है। तो ग्रुप इंडेक्स मेथड जो होता है उसका लिमिट जो होता है 20 से 0, मतलब 0 से 20 तक उसका लिमिट होता है, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 20 होता है। तो सी ऑप्शन ही बस सही है, बाकी सब गलत है। मोर वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स, ऑप्शन ए पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन ए में बोल रहा है मोर वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स लेस थिकनेस, तो ये गलत है ना, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना ही क्वालिटी डिक्रीज़ होते जाता है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेस थिकनेस रिक्वायर्ड बोल रहा है, जबकि मोर थिकनेस रिक्वायर्ड होगा जैसे जैसे आपका ग्रुप इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना कम ग्रुप इंडेक्स उतना ही अच्छा क्वालिटी का मटेरियल। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं मोर द वैल्यू ऑफ CBR ग्रेटर द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि CBR
टेस्ट में क्या होता है कि एक ही प्रकार का थिकनेस हमेशा रिक्वायर्ड होता है, ये जो भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल को कंसिडर नहीं करता है। CBR जो टेस्ट होता था उसमें हम लोग पढ़ते थे, तो थिकनेस वेरी नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है, तो सी ऑप्शन बस सही था। 107 नंबर क्वेश्चन में आपको वही पूछ दिया है कि ग्रुप इंडेक्स वैल्यू अगर 5 से 9 के बीच में है तो वो किस प्रकार का मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है, तो वो आ जाएगा पुअर मटेरियल। तो अब देखो 0 से 1 तक अगर रहेगा ग्रुप इंडेक्स वैल्यू तो वो गुड है, ठीक है ना, तो आपका मटेरियल क्या है, गुड है, ठीक है, तो सब ग्रेड आपका गुड है, सब ग्रेड इज ट्रीटेड एज गुड। एंड जब आपका 2 से 4 के बीच में है तो फेयर है, और पुअर का तो आपको पता चल गया है 5 से 9 के बीच में, और बच गया आपका 10 से 20, क्योंकि 0 से 20 तक वेरी करता है आपका ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, तो 10 से 20 के बीच में होगा तो वेरी पुअर होगा, ठीक है। तो अभी आपको 5 से 9 के लिए पूछ रहा था। अब उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द। टायर प्रेशर जो होता है, टायर और किसके बीच में कॉन्टैक्ट रहेगा, जो रोड है उसके बीच में, तो टायर प्रेशर किसको इन्फ्लुएंस करेगा, क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिजिडिटी फैक्टर फॉर अ टायर प्रेशर ग्रेटर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो वैल्यू है उसमें रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि रिजिडिटी फैक्टर जो होता है वो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइडेड बाई क्या होता है, टायर प्रेशर होता है। टायर की स्पेलिंग गलत लिख दिया हूँ क्या, ठीक है, टायर प्रेशर, ठीक है। तो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों ही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब 7 ग्रेटर होगा, टायर प्रेशर जब 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ते जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिजिडिटी फैक्टर 1 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें कॉन्टैक्ट प्रेशर टायर प्रेशर दोनों ही बराबर होते हैं, और वो क्या होता है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दोनों बराबर होते हैं, इस कारण से रिजिडिटी फैक्टर 1 मिलता है। लेकिन जैसे ही टायर प्रेशर बढ़ेगा 7 से ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो टायर प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो रिजिडिटी फैक्टर कम हो जाएगा, और टायर प्रेशर अगर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से घटेगा तो रिजिडिटी फैक्टर 1 से बढ़ जाएगा, वही चीज़ तो है और क्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा बढ़ रहा है टायर प्रेशर, तो आपका कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन करेंगे 110। इसमें क्या बोल रहा है, द इंडिविजुअल व्हील असेंबली पी इज द इक्वल टू द ईच व्हील लोड, एस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द डुअल व्हील एंड डी इज द। देखो इसको डायग्राम बना देता हूँ मैं, 2 ठोक चक्का बना देते हैं हम लोग, ये ऐसा करके, ठीक है, और दोनों की जो सेंटर टू सेंटर बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहा है, वो एस बोल रहा है, ठीक है, और जबकि इनर टू इनर बीच का जो डिस्टेंस है वो बी है ना। और क्या बोल रहे हैं, लोड जो है हर एक व्हील का जो खुद का लोड है वो पी है, ठीक है, खुद का लोड क्या है, पी है, मतलब ये जो लोड लग रहा है इसमें पी का लोड है, ये भी आपका इंडिविजुअल पी का लोड है, और हर एक व्हील का जो व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा कुछ रहता है, तो मैं ऐसा व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया हूँ। और जहाँ पर उनका जो व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है ना, इमेजनरी लाइन होते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितने के बराबर होता है, d/2 के बराबर होता है। d क्या है, d इज़ द डुअल व्हील, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा ये मैं जो b लिखा हूँ वो d कर लो, क्वेश्चन में d दिया है तो d कर लेते हैं, तो d समझ में आ गया, जो दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस है इनर टू इनर वो d है। तो d/2 में ही जो दोनों व्हील का लोड डिस्ट्रीब्यूशन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं d/2 में, तो d/2 पॉइंट में या फिर d/2 पॉइंट से कम में जो स्ट्रेस होता है वो P के बराबर होता है। स्ट्रेस जो ज़मीन में लग रहा है या फिर रोड में जो स्ट्रेस लगता है वो P के बराबर होता है। P मतलब P क्या है, तो इंडिविजुअली हर एक व्हील का जो लोड है वो P है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं d/2 से आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग 2s तक पहुंच जाते हैं, ये टोटल क्या मान लेते हैं, 2s मान लेते हैं, 2s, ठीक है। टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो 2s डेप्थ में आपका जो टोटल स्ट्रेस निकल के आता है 2s डेप्थ या फिर 2s से ज़्यादा डेप्थ में आपको
निकल के आएगा 2p स्ट्रेस निकल के आएगा। जबकि ये बीच का डिस्टेंस बच गया है d/2 से लेके 2s के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर क्या होगा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर लॉगरिदमिक वेरिएशन होता है, उसको छोड़ो, बस इतना ही याद रखना, लॉगरिदमिक वेरिएशन होता है। d/2 से 2s डेप्थ में लॉगरिदमिक वेरिएशन होता है। d/2 से कम डेप्थ में टोटल लोड जो या फिर टोटल स्ट्रेस होता है वो p होता है, और 2s या फिर 2s से ज़्यादा डेप्थ में आपका जो लोड या फिर स्ट्रेस जो होता है वो 2p के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, पूछा नहीं है एक्चुअली में, सब आपको बता दिया है गया है कि p क्या है, s क्या है, उसके बाद इनमें से कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन बी को पढ़ लो, वही सही है। टोटल स्ट्रेस ड्यू टू ड्वेल व्हील एट एनी डेप्थ ग्रेटर देन 2s इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल व्हील लोड ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, 2p के बराबर होता है, मैं बोला 2s डेप्थ में या फिर उससे ज़्यादा डेप्थ के लिए। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन में मेन ड्रॉबैक ऑफ CBR मेथड इज, तो मैं अभी तो बताया था आपको CBR मेथड जो होता है उसमें क्या होता है कि टोटल थिकनेस विल बी रिमेन सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द कंपोनेंट लेयर। मतलब कि अगर आप ज़्यादा क्वालिटी वाला मटेरियल यूज़ कर रहे हो पेवमेंट में तो भी थिकनेस उतना ही रहेगा, जब कम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो भी थिकनेस उतना ही रहेगा। जबकि होना क्या चाहिए, जब ज़्यादा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो आपको थिकनेस को थोड़ा बहुत रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कम थिकनेस का ज़रूरत पड़ेगा आपको रोड का। लेकिन CBR मेथड में ऐसा नहीं होता, बोलता है कि जो सा भी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करो लेकिन थिकनेस तो आपका फिक्स रहेगा बोलता है, तो टोटल थिकनेस विच इज़ रिमेन सेम, तो यही उसका ड्रॉबैक है। उसके बाद 112 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, क्या फार्मूला पूछ रहा है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर इज गिवन बाय, रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला पूछ रहा है जो कि होता है EH³ डिवाइडेड बाई 12K इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी ही कर रहा है, EH³ 12K इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, म्यू पॉइजन रेशियो है, एच आपका थिकनेस है स्लैब का, एंड के जो है सबग्रेड मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड। उसके बाद देखते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन जिसमें क्रिटिकल लोड पोजीशन इन अ रिजिड पेवमेंट आपको पूछ रहा है। रिजिड पेवमेंट के केस में जो क्रिटिकल लोड पोजीशन होता है वो इंटीरियर एज या फिर कॉर्नर लोडिंग, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, उसके बाद अभी ख़त्म करेंगे, ठीक है। If the radius of the will load distribution is 30 centimeter and slab thickness is 15 centimeter, then equivalent radius of resisting section is, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपको, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन पूछ रहा है, और दे क्या दिया है आपको, रेडियस ऑफ विल लोड एंड स्लैब का थिकनेस। इसमें एक रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ विल लोड को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R लिख लेते हैं, और स्लैब के थिकनेस को मान लेते हैं हम लोग B लिख लेते हैं। तो अगर रेडियस ऑफ जो विल है वो अगर 1.732 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब से छोटा है, तब उस केस में इक्विवेलेंट रेडियस R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √1.6 इंटू R का स्क्वायर, R समझ गए ना, जो रेडियस ऑफ विल लोड है R का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका B का स्क्वायर, एंड माइनस में हो जाएगा 0.675 इंटू B। तो ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेडियस निकालने का, लेकिन कब, जब आपका रेडियस ऑफ विल बेस छोटा है 1.732 टाइम्स ऑफ B से, ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या छोटा है नहीं होगा, बड़ा होगा, है ना, साइन उल्टा लगा दिया हूँ। जब आपका 1.732 टाइम्स के बराबर है या फिर उससे छोटा है, बोल सकते हो, सही लिखा था, छोटा है। लेकिन अभी जब देख रहे हो आप तो R की वैल्यू जो है 1.732 टाइम्स ऑफ B से बड़ा है, ठीक है ना। कैसे बड़ा है, क्योंकि R तो आपका डायरेक्टली 2 टाइम्स हो गया ना, 2 टाइम्स ऑफ B हो गया, B क्या है 15 है, ठीक है ना, तो 2 इंटू 15 करोगे तो 30 आएगा, 30 आपको दिया है। तो इस केस में हम लोग जो इक्विवेलेंट रेडियस लेते हैं वो डायरेक्टली जो रेडियस होता है उसी के बराबर ले लेते हैं।
इक्विवेलेंट रेडियस को हम लोग किसके बराबर ले लेते हैं, जो रेडियस ऑफ व्हील लोड है उसी के बराबर ले लेते हैं, मतलब आंसर इसका 30 ही हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जब आपका रेडियस ऑफ व्हील लोड 1.732 टाइम्स ऑफ स्लैब थिकनेस से ज़्यादा होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, 15 इंटू 1.732 समझ गए ना। अब ये तो 2 टाइम्स हो गया है, 1.732 टाइम्स से भी ज़्यादा, तो इसलिए उसमें डायरेक्ट आंसर हम लोग उसी के बराबर ले लेते हैं, जो कि रेडियस ऑफ व्हील लोड होता है उसी के बराबर इक्विवेलेंट रेडियस भी हो जाता है। तो इसलिए 114 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके आगे 115 से कल करेंगे। होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।